जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का, ये हम लोग का लास्ट जो सेक्शन है, पांचवा सेक्शन, वो है क्या, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली हम लोग की लास्ट है, ये लास्ट सेक्शन है मैराथन क्लासेस की, क्योंकि इससे पहले मैंने 4 सेशन कर दिया। यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखिए, अति महत्वपूर्ण सेशन वो मैराथन क्लासेस प्रीवियस ईयर का मैंने कराया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उसका मैंने कराया है 6 सालों का, 2018 से लेके अभी तक 2023 तक का करा दिया है। देखिए, बिहार बीएड के लिए अति महत्वपूर्ण है ये सेशन राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। इसमें टोटल 6 जो था प्रीवियस ईयर और 9 सेट सीरीज है ना। जस्ट ही अब आप लोग के लिए नया सेट प्रैक्टिस आने वाला है दोस्तों। वो कौन सी है, तो वो यूनिक पब्लिकेशन की आ चुकी है, बस कल से वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर जो थी 6 सालों का, हमने पहले करा दिया इसकी पूरी कंप्लीट मैराथन क्लासेस। आप हमारे चैनल पर हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिक पब्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2018 पे, जिसमें आपको बता दें पहला सेक्शन जो था हम लोग का इंग्लिश का वो करा चुके हैं। सेकंड सेक्शन जो था हिंदी का वो भी हो चुका है। थर्ड सेक्शन जो हम लोग का था रीजनिंग का वो भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ सेक्शन जो था हम लोग का जीके जीएस वो भी कंप्लीट मैंने करा दिया है मैराथन क्लासेस के रूप में, आपको पता ही है यदि आप करते होंगे तो। आज की जो है हम लोग की फिफ्थ सेक्शन, वो फिफ्थ सेक्शन किसकी है दोस्तों, तो वो आपको पता होना चाहिए, वह टीचिंग एप्टीट्यूड की है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड वाली है, तो वो हम लोग करने वाले हैं अभी आज की सेशन में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है 2018 में पूछा गया। देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में 2018 में क्या पूछा गया। खंड 5 है ना, यही है हम लोग का, कि विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। देखिए, इसमें प्रश्न क्या बनता है हम लोग का। प्रश्न पहला बन रहा है कि सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है। क्या विषय है बताइए, आंसर क्या बनेगी इसकी, तो आंसर बनेगी इसकी सामाजिक विकास एक अनिवार्य विषय सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता है ना। तो इसलिए आंसर बनेगी राइट आंसर सी, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक क्या है, एकता है ना। तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट होगी। इससे जुड़े पॉइंट्स आप सुनिए कि विकास अंगों के बेहतर और संबंधित कार्य के लिए संरचना में एक वृद्धि को संदर्भित करता है और विकास के 5 प्रमुख डोमेन है और सामाजिक विकास उनमें से एक है। सामाजिक विकास किस में से एक है, तो ये जो हमने 5 बताया अभी, संबंधित 5 ऐसी संरचनाएं हैं, उसमें से 5 में से एक है सामाजिक। और सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से इन सामाजिक उद्देश्यों के साथ किसी के उद्देश्यों के एकीकरण का विषय होता है, जो निम्न संदर्भित करता है। जैसे पहला, कि पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति के सामाजिक कौशल और मूल्यों का विकास। दूसरा क्या है, व्यक्तियों की समाज की परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार कार्य करने की, प्रतिक्रिया करने की क्षमता। तीसरा क्या है, कि जिस तरह से व्यक्ति सामाजिक मापदंडों, मूल्यों, दृष्टिकोण और रीति रिवाजों को आंतरिक करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, देखिए, कि वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा की चाबी है। क्या है अभिप्रेरणा की चाबी बताइए, आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ। देखिए, इससे जुड़े पॉइंट्स क्या है, कि शिक्षक हमेशा ज्ञान प्रदान करने और युवाओं के मन को आकार देने या ढालने में लगे रहते हैं। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों को अपने क्षमता के एहसास कराने में मार्गदर्शन और सहायता करें। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक को अपने छात्रों को एक निश्चित स्तर की अभिप्रेरणा बनाए रखने की मदद करनी चाहिए। अभिप्रेरणा उन कारकों को संदर्भित करती है जो किसी गतिविधि के लिए किसी व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाते या घटाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है क्या, कि अभिप्रेरणा के एक ऐसे चीज है, अभिप्रेरणा जो है एक ऐसी चीज है जो व्यवहार को सक्रिय और निर्देशित करती है। अभिप्रेरणा के 2 पहचान योग्य घटक है, आवश्यकता और अंतनोद, है ना। एक व्यक्ति को आवश्यकता या इच्छा की स्थिति में होना चाहिए ताकि वह आवश्यकता एवं प्रबल इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ करने के लिए सक्रिय हो सके। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, कि आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन डैश के संबंध में डैश से संबंध रखता है।
आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन अनुशासन डैश से संबंध रखता है। किससे रखता है बताइए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने की एक तरीका है। आंसर बी बनेगा। तो इससे जुड़े पॉइंट क्या है कि शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में छात्रों द्वारा सीखने वाले माहौल को बनाने और छात्रों द्वारा सीखने वाले माहौल को बनाने और छात्र उपलब्धि के बीच जो सीधा संबंध है, जैसे मूल्यांकन शिक्षार्थी के क्षमताओं का आंकलन करने, प्रदर्शन का विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति में मदद करने का एक व्यवस्थित जो तरीका है। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से युक्त प्रशिक्षणों का निर्माण और निर्देशन की अवधि के दौरान किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला क्या उद्देश्य है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है, जो शिक्षण प्रक्रिया में सफलता और असफलताओं से संबंधित है। उनका उपयोग निर्देशित देते समय छात्रों को सीखने की प्रगति को निगरानी के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है इसमें कि वह मूल्यांकन छात्र को उनकी सफलता या असफलता के बारे में निर्देशित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह उन विशिष्ट अधिगम को ही पहचान करता है जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण इकाई अंत परीक्षण, मासिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण आदि ये सब है। चौथा क्या है कि रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र सीखने की लक्ष्य की ओर हद तक पूरा करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा अगला क्वेश्चन बन क्या रहा है कि शिक्षक को किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? शिक्षकों के किस गुण को छात्र सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो आंसर बनेगा निष्पक्षता। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, निष्पक्षता को पसंद करते हैं। देखिए, शिक्षक को ज्ञान प्रेरक और प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार्य को प्रदर्शित करता है जो कहती है कि कोई व्यक्ति अपने शिक्षक को स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकता है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रबंधक, सूत्रधार, परामर्शदाता, निर्माता, नेता आदि जैसे कई भूमिकाएं निभाती है। उन्हें एक कक्षा में सभी गतिविधियां जो शिक्षार्थी के इर्द गिर्द तैयार की जाती है को प्रबंधन करना होता है, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया का केंद्र होता है। शिक्षार्थी की उपलब्धि की गुणवत्ता और शिक्षक की क्षमता, संवेदनशीलता और प्रेरणा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। शिक्षार्थी चाहते हैं कि उनके शिक्षक लोकतांत्रिक हो, जो उन्हें अधिगम के समान अवसर प्रदान करके उन सभी के साथ सम्मान व्यवहार करे। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? कौन नहीं है सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है बताइए? तो आंसर बनेगा मनोवृत्ति। राइट आंसर ए बनेगा, मनोवृत्ति नहीं है। देखिए, अधिगम में व्यवहारिक क्षमता में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो, जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप सक्षम में बदलाव को संदर्भित करता है। अधिगम प्रतिक्रिया के दौरान कभी कभी नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यह मौजूदा ज्ञान के लिए भी आवश्यक है। जैसे अधिगम के बहुत सारे लक्षण हैं। पहला क्या है? अधिगम हस्तांतरणीय है और अधिगम जो है अवधारणा निर्माण में मदद करता है। अधिगम और विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। अधिगम के लिए सहभागिता की आवश्यकता होती है। अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है। अधिगम एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। अधिगम में समस्याओं का समाधान करना शामिल है इस सब में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पढ़ने में सबसे अधिक संतोष का विषय डैश है। पढ़ने में सबसे अधिक संतोष का विषय क्या है बताइए? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, समाज के प्रति सेवा भाव, है ना। राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। देखिए, शिक्षण का कार्य शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में संलग्नता
के माध्यम से छात्रों के अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया है। सरल शब्दों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण संचालन और प्रबंधन है। एक आदर्श शिक्षक का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भविष्य के नींव को मजबूत करने की कार्य एक शिक्षक का ही होता है। एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे नेतृत्व की क्षमता, प्रभावशाली वक्ता, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान, आत्मविश्वास से भरपूर, कर्तव्य निष्ठा, चरित्रवान, है ना। और गृह कार्य सीखक के द्वारा छात्र को दिया गया वह कार्य है जो उसे कक्षा से बाहर करना है। यह छात्रों की अभ्यास व सीखे हुए ज्ञान की पुनर्स्थापन की क्षमता बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? बताइए ना, किस विधि से सीखते हैं छात्र सबसे ज्यादा? तो आंसर क्या बनेगा? स्वयं करके। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। देखिए, स्वयं करके विधि से छात्र सबसे ज्यादा अधिक सीखते हैं। और स्वयं करके सीखना विधि जो है मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि जो कार्य स्वयं करके सीखा जाता है उसका अधिगम अस्थायी और लंबे समय तक चलता है। जब बालक उस कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह करके सीखने की विधि के अंतर्गत आता है। करके सीखने अधिगम की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है। करके सीखने में बालक खुद कार्य करके सीखते हैं और स्वयं ही उद्देश्य का निर्माण भी करते हैं तथा स्वयं योजना बनाते हैं और उस योजना का पूरा करने के लिए उस विभिन्न तरह से जो है करने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मक जो शिक्षार्थी हैं वे हैं जिन्हें मौलिक चिंतन की क्षमता, निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता, जिज्ञासा, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास, शाश्वतता, हास्य संबंधों को सीखने और समझने व संगठन बनाने की योग्यता होती है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का कि विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधि के मुख्य उद्देश्य डैश है, क्या है बताइए? तो इसका है छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन के भाव प्राप्त करना। आंसर बनेगा, राइट आंसर ये होगा, छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना होगा यहाँ पे आंसर। देखिए, शिक्षण अधिगम जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सह पाठ्यचर्या एक सत्र के दौरान विद्यालय कार्यक्रम की योजना बनाते समय दोनों गतिविधियां एक दूसरे की पूरक और महत्वपूर्ण है। सह पाठ्यचर्या गतिविधियां के उद्देश्य ऐसे हैं, जिसमें पहला क्या है कि ये गतिविधियां कक्षा में जो अध्ययन की गई सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने की मदद करती है। उदाहरण, कुतुब मीनार और लाल किले जैसी ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण से छात्रों को इतिहास की कक्षा में अध्ययन की गई है। जो छात्र पढ़ने में कमजोर होते हैं उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है और इस तरह से उन्हें कक्षा में खुद को अभिव्यक्ति करने का अवसर नहीं मिलता है। सह पाठ्यचर्या उन्हें आत्म व्यक्तित्व प्रदान करने में अवसर प्रदान करती है। देखिए, अगला प्रश्न क्या बनता है हम लोग का कि कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बी, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण, है ना। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी होगा यहाँ पे। देखिए, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चे कहानी में अधिक रुचि लेते हैं। वे कहानी के पात्रों का अनुकरण कर आसानी से विषय को समझ लेते हैं और कहानी पद्धति द्वारा रामायण के मूल्यों व सिद्धांतों को आसानी से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। वह विधि जो छात्रों को उसी उत्सव से सीखने की योग्यता प्रदान करता है जो उनके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है। खेल विधि के नाम से जानी जाती है। खेल विधि बालकों की खेल प्रवृत्ति का ऐसा उत्तम ढंग से प्रयोग करती है कि बालक खेल खेल में ही जीवन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। कक्षा के अधिगम को जब वास्तविक जीवन परिस्थिति में जोड़ा जाता है तो वह अधिक अस्थायी हो जाता है। ज्ञान सृजन के लिए छात्रों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना आवश्यक है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वे होते हैं जिन्हें मौलिक चिंतन की क्षमता, निष्कर्ष पर पहुंचने की स्वतंत्रता, जिज्ञासा, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास, सस्वयता, हास्य संबंधों
को समझाने व संगठन बनाने की योग्यता होती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। आंसर करेक्ट सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए समावेशी शिक्षा को एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सभी बच्चों, वयस्कों और युवाओं की अधिगम की आवश्यकताओं को संबंधित करता है, जो उन लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जो हाशिए और बहिष्कार के लिए आलोचनीय होते हैं। सभी बच्चों को उनकी जाति, पंथ, धर्म, विकलांगता के बावजूद शिक्षा का मौलिक अधिकार है क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला क्या है कि यह जो है एक सकारात्मक परिवेश प्रदान करने और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। दूसरा क्या है कि छात्र केंद्रित शिक्षण प्रथाओं और सिद्धांतों को समर्थन देना और लागू करने के लिए पर्याप्त स्तर प्रदान करना है। प्रत्येक छात्र को अधिगम के जो है परिवेश में पूर्णतः भाग लेने में सक्षम बनाना, जिसे छात्रों के लिए अधिक तैयारी किया गया है। चौथा क्या है कि अनुमानित व्यक्तिगत सामाजिक संवेदनात्मक और शैक्षणिक लक्ष्यों की ओर छात्रों की प्रगति सुनिश्चित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रेल डैश पर आधारित है। बताइए किस पे आधारित है? तो आंसर क्या बनेगा? बिंदुओं पर आधारित है। राइट आंसर ए बनेगा। ब्रेल किस पे आधारित है? तो यह बिंदुओं पर आधारित है ना। विशेष शिक्षा का एक निर्देश है जिसे विशेष रूप से जो है दिव्यांग बच्चों की अनूठी जागरूकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार की शिक्षा जो है व्यक्तिगत रूप से एक विशिष्ट बच्चों की जागरूकता को पूरा करने के लिए विकसित की जाती है जो उनकी दिव्यांगता के परिणाम स्वरूप होती है। इस प्रणाली को पहली बार जो 1829 में लुई ब्रेल के द्वारा विकसित और प्रस्तुत किया गया था। यह लिपि है जिसे मुख्य रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित किया गया है ताकि वे कागज पर उत्कीर्ण अक्षरों को अपने हाथों से महसूस करके पढ़ सके। यह लिपि किसी भाषा के विभिन्न अक्षरों या शब्दों को बनाने के लिए मुख्य रूप से 6 प्रकार के बिंदुओं का उपयोग करती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सीखना डैश पर निर्भर करता है। किस पे करता है निर्भर? बताइए आंसर क्या बनेगी इसकी? तो राइट आंसर बनेगी सीखना जो है यह निर्भर करता है हमारा प्रतिभा पर। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। किस पर निर्भर करता है? प्रतिभा। देखिए सीखना तब सार्थक माना जाता है जब यह उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य निर्देशित, प्रगतिशील हो और किसी के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता हो, है ना। सीखना मूल्य रूप से शिक्षार्थियों की तत्परता पर निर्भर करता है। सीखना तैयारी पर निर्भर करता है जो अधिगम की निरंतरता में छात्रों के वर्तमान संज्ञात्मक स्तर को संदर्भित करता है। यह कुछ नया सीखने के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा को दिखाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कि नए विषय या पाठ्य को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को डैश आना या होना चाहिए। आंसर क्या बनेगा? विषय की सर्वांगीण ज्ञान होनी चाहिए। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। सर्वांगीण ज्ञान होनी चाहिए विषय की। पाठ्य पुस्तकें छात्र को वस्तु विषय को संकलित करने में सहायता प्रदान करती है। उनके माध्यम से छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ्य पुस्तकें मंद बुद्धि और प्रभावशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होता है। कक्ष परीक्षण छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह छात्र क्या जानते हैं, कितना समझते हैं और वह कितने करने के योग्य हैं इसके संबंध में साक्ष्य जुटाने की एक प्रक्रिया है। प्राथमिक स्तर के बच्चे अधिक जिज्ञासु होते हैं। वे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वे समझने में अधिक समय ले सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक को धैर्य व सहिष्णुता के जो है साहसी उनसे व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए सहमति? तो आंसर बनेगा राइट आंसर आपका बी। छात्रों की रुचि और प्रयोजन के उद्देश्य से उसकी सहमति होनी चाहिए। आंसर करेक्ट बनेगा आपका बी।
एक स्कूल पाठ्यक्रम स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा गुच्छा है। इसमें प्रयोजन, उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण रणनीति है। शैक्षणिक प्रक्रिया में होने वाले छात्रों के अनुभवों की समग्रता को पूरा करने के लिए सभी शिक्षण अधिगम सामग्री शामिल है। देखिए, पाठ्यक्रम के सिद्धांत जो है, किसी पाठ्यक्रम की सफलता कुछ सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जिन्हें पाठ्यक्रम विकसित करते समय ध्यान में रखने आवश्यकता होती है। जैसा पहला सिद्धांत यह है कि कार्यक्रम में शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करना। दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत यह है कि शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट और व्यवहारिक शब्दों में बताया जाना चाहिए, जो प्राप्त करने योग्य और मापने योग्य होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत यह है कि विशेष है कि शैक्षिक कार्यक्रम के छात्रों और शिक्षकों को अपेक्षाकृत परिणाम यानी उद्देश्यों और शिक्षकों को अपेक्षाकृत परिणाम यानी उद्देश्य और साथ ही शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। चौथा क्या सिद्धांत है कि सैद्धांतिक है, व्यवहारिक और नैदानिक घटकों से संबंधित सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए सीखने की गतिविधि वाले कार्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही यह लचीला होना चाहिए, समय समय पर बदलना चाहिए, है ना। पांचवा सिद्धांत यह है कि शिक्षण अधिगम गतिविधियां कक्षा की गतिविधियां और नैदानिक क्षेत्रों और समुदाय से संबंधित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि शिक्षकों के प्रथम उत्तरदायित्व डैश के प्रति है। किसके प्रति है बताइए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, छात्रों के प्रति है। किसके प्रति है? छात्र के प्रति होगा। देखिए, शिक्षक जो है शिक्षा के कार्यान्वित है और उनका धैर्य और दृढ़ता कक्षा में एक छात्र की सफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। शिक्षक जो है छात्रों के प्रति बहुत सारे कर्तव्य निभाते हैं। पहला क्या है कि छात्रों के भविष्य को आकार दे और ढाले और उनकी सफलता में योगदान दे। युवा छात्रों को विकसित करने और सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। सभी छात्रों की जो सीखने की विविध आवश्यकताओं को समझने और उन्हें जानने की आवश्यकता होती कोशिश करें। छात्र की प्रगति, व्यवहार, क्षमताओं आदि से जुड़े किसी भी समस्या से निपटना है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का डैश मुख्य लक्ष्य है। कौन सा मुख्य लक्ष्य है? तो विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। आंसर राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। एक शिक्षक से जो सबसे पहले अपेक्षा की जाती है वह कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए जो अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए और परिस्थिति और अवसरों का निर्माण करना है। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र सहज, हर्षित महसूस करे और अधिगम के लिए महसूस करे, है ना। कक्षा अनुशासन बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य छात्रों में आत्म अनुशासन विकसित करना, ताकि छात्रों में आत्म अनुशासन विकसित करना है और ताकि छात्रों की उनकी जो है जिम्मेदारी का एहसास हो सके और वह अपने कार्य के लिए जवाबदेही महसूस कर सके। चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि अनुशासन का अर्थ केवल कक्षा को मौन रखना ही नहीं है, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना और सभी छात्रों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन को चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है। क्या है? विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच। आंसर राइट आंसर बी बनेगा, पर्याप्तता की जांच है। यह रचनात्मक मूल्यांकन उन विधियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की समक्ष सीखने की जागरूकता और सीखने के समय शैक्षणिक प्रगति, एक पाठ इकाई या पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का मूल्यांकन के लिए करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन एक उपकरण है जिसका उपयोग छात्र प्रगति और निरीक्षण के लिए किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उदाहरण जैसे देखिएगा, उपकरण देखिएगा तो परियोजनाएं है, इकाई परीक्षण है, दत्त कार्य है, साप्ताहिक परीक्षा है ना, मासिक प्रश्न और पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर और प्रतियोगिताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री का प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। क्या है आवश्यक बताइए?
तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, विद्यार्थी के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना। आंसर ए बनेगा, विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना। देखिए, अध्यापक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के व्यवहार को उचित दिशा में परिवर्तित करना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे शिक्षा की प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हो और शिक्षा इसी प्रकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अतः एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए निरंतर पाठ्यक्रम में संशोधन होना चाहिए, जिससे समाज में नए नए विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थियों को पढ़ाई के माध्यम से अवगत करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो सके। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है कि विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक डैश करे, क्या करे उन्हें? तो बच्चों को जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अस्पष्ट उत्तर करे। आंसर राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। देखिए, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उचित तरीका है यह है कि विद्यार्थी को जितना हो सके उचित मार्गदर्शन दे, ताकि वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को सही कर सके और उचित मार्ग पर चल सके। अगला पॉइंट इसमें है कि जानने की प्रवृत्ति किसी भी सीखने का अनिवार्य तत्व है। जानने की प्रवृत्ति का कारण जानने की उत्सुकता बनी रहती है। अब सारी चिंतन का प्रयोग करके नए नए विचारों को उभारा जाता है, जो कि अध्ययन को सुगम बनाने के लिए सहायक है। छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए उन्हें गहन अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करे, ताकि विद्यार्थी गहन अध्ययन में रुचि दिखा सके। गहन अध्ययन में विद्यार्थी की समझने की शक्ति भी बढ़ती है। शिक्षण में मानव क्षमता का विकास करने की अभिक्रिया यह है कि मानव की व्यक्तिगत यानी उनका खुद का विकास भी करो, तथा सामाजिक विकास का अर्थ है कि समाज के अनुकूल व्यक्ति को ढालने का भी प्रयास करे। अगला है क्वेश्चन की संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों की कौन सी दिव्यांगता होती है? संख्या जो गलत पढ़ते हैं उसमें कौन सी दिव्यांगता होती है? तो उनमें होती है डिसलेक्सिया। आंसर राइट आंसर बनेगा बी। उसमें कौन सी होती है? डिसलेक्सिया। देखिए, शारीरिक रूप से दिव्यांगत व्यक्ति को विभिन्न रूप से अक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसके पास स्वचालित तंत्रिका अक्षमता है। वे दैनिक जीवन में गतिविधियों के एक या अधिक पहलुओं के प्रतिबंध का गठन करता है, जबकि मानसिक रूप से दिव्यांगत बच्चे का तंत्रिका समिति होती है। प्रमुख अधिगम और क्षमता आप देखेंगे, जैसे डिसलेक्सिया जो है यह पढ़ने संबंधी विकार है ना, और लेखन संबंधी यदि विकार होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? डिसग्राफिया। और गणना संबंधी जो विकार होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे कहेंगे डिक्सकैल्कुलिया, है ना। और डिक्सफैसिया किसको कहेंगे? तो वाक्यता क्षमता, मतलब बोलने की क्षमता संबंधित जिसमें विकार होती है ना। लेखन एवं चित्रांकन संबंधी, मतलब लिखना और चित्र से संबंधित विकार जो है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया, है ना। और डिसआर्थोग्राफिक्स कहते हैं वर्तनी संबंधी। अगला प्रश्न देखिएगा, तो शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो क्या करता है? अपने दृष्टिकोण से लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा सी होगा। यहाँ पे इससे जुड़े पॉइंट क्या है आपका कि शिक्षक के लिए एक निर्देशनात्मक सामग्री का अर्थ है शिक्षक को एक निर्देशन प्रदान करे तथा शिक्षक को कक्षा में कराने वाली गतिविधियों से संबंधित क्रियाकलाप को बताया जाए, जिसमें अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चल सके। विद्यालय की कक्षा जो गतिविधियां कराई जाए वे छात्र केंद्रित हो, इसमें छात्र की सहभागिता प्रतिक्रिया हो तथा छात्र केंद्रित होने पर मानसिक विकास के लिए भी कार्य छात्रों की उम्र के अनुसार होनी चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की सहायता सामग्री और अधिक से अधिक दृश्य
श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि शिक्षण की व्यवस्था सुगमता से चलाया जा सके। अगला प्रश्न देखिएगा आप, तो विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित पद्धति में से कौन उपयुक्त है? बताइए, विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित पद्धति में से कौन उपयुक्त है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, डिडक्टिव रीजनिंग विधि है। डिडक्टिव रीजनिंग विधि है, आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, निगमन तर्क है ना, डिडक्टिव रीजनिंग विधि, इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करते हैं। आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए, जैसा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है, क्या है? तो आंसर बनेगा परिकल्पना। आंसर राइट आंसर इसका भी बी होगा, परिकल्पना। जागरूकता की समस्या, वैज्ञानिक पद्धति में पहला चरण किसी समस्या की पहचान और विश्लेषण करना है। समस्या के संबंध में विभिन्न विधियों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जा सके। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना का निर्माण है कि एक परिकल्पना का एक कथन है जो पूर्वानुमान या प्रस्तावित समाधान प्रदान करता है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया इसी चरण पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का कि शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से। शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से, किससे आएगा? तो आंसर बनेगा आपका व्यक्तिगत ईमानदारी व सद्भावना से। आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा। देखिए, शिक्षक के लिए छात्र की सम्मान मुख्य रूप से शिक्षक के आएगा क्या? स्नेह से, सहानुभूति से, व्यक्तिगत ईमानदारी व सद्भावना से, चिंतन और प्रतिबद्धता से आती है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होते हैं, है ना। उनकी योग्यता, रुचियां, प्रतिभा इत्यादि एक दूसरे से अलग होती है। अगला क्वेश्चन है कि विचार निर्धारण के लिए क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आएगा? बताइएगा, विचार निर्धारण के क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुभव सबसे पहले आएगा क्योंकि अवधारणा को अनुभव के द्वारा ही सबसे पहले सिखाया जाता है। संक्षिप्तीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी लेख, भाषण, वितरण आदि के मूलाशय को सुरक्षित रखने हेतु अप्रासंगिक तथ्यों का परिहार कर सुनियोजित ढंग से अंतर्निहित उद्देश्य मात्र की प्रस्तुत की जाते हैं ना। प्रदर्शन विधि में छात्र अपने सभी इंद्रियों का प्रयोग करके, इस विधि में छात्र कानों से प्रयोग के विषय में सुनते जाते हैं तथा आंखों से देखते जाते हैं तथा समय समय पर वे स्वयं करके भी देखते हैं। आगमन विधि अनुप्रेरण पर आधारित है। इस विधि में विशेष तथ्यों का उदाहरणों की सहायता से सामान्य निगमनों का निष्कर्षण छात्रों से करवाया जाता है। यह छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर भी प्रदान करती है। तो वैसे हम लोगों ने 2018 का कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं 2019 यानी 2019 का आते हैं, देखते हैं कैसा इसमें प्रश्न बना है 2019 में। बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2019 पे भी आ चुके हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेक्शन हो चुका है। हम लोग 5वां सेक्शन कर रहे हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली कर रहे हैं ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का कर रहे हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। देखिए, 2019 में पूछा गया जो शिक्षा विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। तो आइए हम लोग 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है, क्या है इसका कार्य बताइए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या बनेगी। लोकतांत्रिक कक्षा में जो है एक अध्यापक का क्या कार्य होता है, बताइए क्या होता है कार्य। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन है ना। उनमें से बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन है, कौन है उनका,
तो आंसर राइट आंसर यहाँ पे तो बी करेक्ट होगा। अब देखिए इससे जुड़े पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि लोकतांत्रिक कक्ष एक तरह से सीखने का माहौल है जहां बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अभ्यास किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। वे एक सहयोगी तरीके से शिक्षण अधिगम गतिविधि के लिए नियम और प्रतिक्रिया को तय करते हैं। एक लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष का निम्नलिखित जो है विशेषताएं हो सकता है। पहला क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य। तो देखिए लोकतांत्रिक मूल्य में क्या कहा गया है, यह छात्रों को उनकी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। दूसरा क्या है, शिक्षकों की जिम्मेदारी। दूसरा में शिक्षकों की जिम्मेदारी में है कि लोकतांत्रिक कक्ष में शिक्षक निर्णय लेने में अपने जिम्मेदारी साझा करते हैं। समानता और शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रभावी संचार के लिए वातावरण बनाते हैं। सभी छात्रों को महत्व देते हैं, उनके साथ समान व्यवहार रखते हैं तथा सभी छात्रों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा क्या है, शिक्षार्थियों की भूमिका। शिक्षार्थियों की भूमिका में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक कक्ष में शिक्षार्थियों को कहना है कि वे क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं और कक्ष कैसे कार्य करती है। देखिए कक्ष का वातावरण क्या है, अगला जो है चौथा पॉइंट इसमें है कि लोकतांत्रिक कक्ष एक समूह के रूप में कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, तो यह एक समूह के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी विद्यार्थी की एक समस्या वह अध्यापक से पूछता या पूछती है, मैं क्या करूं। अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वह अपनी हल करने में क्षमता को पहचान सके। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है कि एक अच्छा शिक्षक बनने की सूची में संचार कौशल सबसे ऊपर है। शिक्षण में शिक्षक के रूप में मजबूत संचार कौशल होना चाहिए। शिक्षक छात्र संबंध बनाने और छात्रों के लिए एक भरोसामंद वातावरण बनाने के लिए एक आवश्यक गुण है। अच्छे संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित है। एक छात्र को कोई समस्या है ना, वह शिक्षक से पूछता है मैं क्या करूं। तो शिक्षक को छात्र से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि वह एक बुद्धिमान निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी विकसित करेंगे। दूसरा क्या है, सुनने के कौशल। एक अच्छे शिक्षक होने के मतलब है कि अपने छात्रों की बात सुने और सुनिश्चित करें कि आप उनकी बातें सुनते हैं और अपने छात्रों को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनका ध्यान जो है आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, धैर्य। धैर्य एक गुण है और विशेष रूप से शिक्षण की दुनिया में एक शिक्षक होना, एक समय में कई बच्चों का संभालना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ वक्त राय क्या है। क्या है बताइए। यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आंसर राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि स्कूल पर्यवेक्षक के अभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। किन के अनुसार किया जाना चाहिए, तो शिक्षा के लक्ष्य के प्रति अधिक से अधिक छात्रों को प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, के अनुसार किया जाना चाहिए। तो आंसर राइट आंसर डी होगा। देखिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बताइए। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जैसे कि कक्षा के लिए लागू होता है कि अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। किसका विषय है, तो यह है जागरूकता और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का। तो आंसर राइट आंसर बी यहाँ पे बनेगा। अध्यापक को मुख्य उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है इसके, तो इसके उत्तरदायित्व है अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। आंसर करेक्ट सी बनेगा। अगला है कि कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए, तो व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति।
आंसर करेक्ट बी बनेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होनी चाहिए? कौन करता है? तो आंसर बी बनेगा, विद्यालय प्रगतिशील कार्य। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है? तो आंसर करेक्ट बनेगा, विद्यालय विघटन के प्रबल कारक को। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में से शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना किसके विरुद्ध है? किसके विरुद्ध है? आश्रम विद्यालय के विरुद्ध है। आंसर सी बनेगा। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है। क्या करते हैं? तो सुसंस्कृति बनाते हैं। आंसर करेक्ट डी बनेगा। अगला है, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना होना चाहिए। आंसर करेक्ट ए बनेगा। अगला है कि विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि क्या करें? तो यदि हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए तो। आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप डैश है, क्या है? तो यह है मनो मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। मनोगामक विकास के लिए यह आवश्यक है। अगला है कि एक शिक्षक का कार्य है। क्या है शिक्षक का कार्य? बताइए। तो एक शिक्षक का कार्य है अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। आंसर राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि अनुकूल वातावरण में किया जाता है तो। आंसर राइट आंसर डी बनेगा। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। आंसर डी बनेगा। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, प्रवीणता मापने में किए जाते हैं। आंसर करेक्ट बी बनेगा। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली आवश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण को तैयार करना चाहिए। आंसर बी बनेगा आपका। अगला है, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो यह तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करके सिखा करके। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा। एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी होगी। क्या रखनी होगी? तो उन्हें सामान्य आवाज़ में रखनी होगी। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न है कि किसी विद्यार्थी को गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना होगा? बताइए कौन सा कार्य करना होगा? तो व्याख्या करना होगा और दोबारा उत्तर देने का मौका उन्हें देना होगा। तो आंसर करेक्ट क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और लास्ट प्रश्न है 2019 का कि एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है। तो आंसर करेक्ट सी बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 2020 में कैसे प्रश्न पूछी गई है, उसे सॉल्व करके देखते हैं कैसा है प्रश्न 2020 में। चलिए, तो देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2020 पे भी आ चुके हैं, जिसमें पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा सेक्शन हम लोग कर चुके हैं। पांचवा सेक्शन अभी कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो चलिए इसमें भी देखते हैं हम लोग कि 2020 में कैसा पूछा है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। तो आइए इसे हम लोग लगाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो देखिए इसमें आ चुके हैं हम लोग 2020 में जो पूछा गया है वो प्रश्न को लेकर के विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान की वातावरण। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है? समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल्य कारण है। क्या कारण है? मूल कारण। आंसर बनेगा डी, अच्छे अध्यापकों की कमी। आंसर करेक्ट डी बनेगा। अगला प्रश्न है आपका कि हमें इनमें से कौन से 3 अक्षर जो है 3 R's का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है?
आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए, बोलना। राइट आंसर ए है। अगला है कि इनमें कौन जो है मुक वधिर की शिक्षा से संबंधित है? मुक बधिर की शिक्षा से संबंधित है, कौन है बताइएगा? तो आंसर करेक्ट होगी आपकी ऑप्शन बी, संकेत भाषा। राइट आंसर बी होगी यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जो विद्यार्थी मुक वधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं, उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? कौन सा नया शब्द दिया गया है? दिव्यांग। आंसर बनेगा बी। अगला है कि एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक के द्वारा क्या पालन करना चाहिए? बताइए क्या पालन करना चाहिए? तो आंसर करेक्ट आंसर बनेगा आपका तेज सिखाने वाले को पढ़ाना चाहिए, तेज सीखने वाले को पढ़ाना, मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना और धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, मतलब तीनों को पढ़ाना। आंसर करेक्ट राइट आंसर डी बनेगा। अगला देखिए कि किसी कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। आंसर करेक्ट क्या बनेगा आपका? राइट आंसर सी, कक्षा 1 से लेके 5 तक। आंसर प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक है। अगला देखिए, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश की तरफ बढ़ाना है, वह है ज्ञान से अज्ञात की तरफ। आंसर करेक्ट बी बनेगा। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि डैश वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने साल का है? 4 साल का है। आंसर राइट आंसर बनेगा बी। भारत में माध्यमिक शिक्षा 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु का है, मतलब 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक था 4 वर्षों का बच्चे शामिल होते हैं ना। अगला प्रश्न देखिए कि विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता की सबसे अधिक प्रबल कारण क्या है बताइएगा? सबसे प्रबल कारण है विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। आंसर राइट आंसर डी बन जाएगा यहाँ पे। एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है विषय की विषय वस्तु में दक्षता। आंसर बनेगा राइट आंसर डी ए बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक सेमेस्टर डैश महीने की अवधि की होती है बताइएगा? एक सेमेस्टर कितनी अवधि की होती है? 6 मंथ की होती है। आंसर करेक्ट राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, सकारात्मक अधिगम यानी सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो बलपूर्वक नियंत्रण, है ना। आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए कि विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? बताइए किसके अंतर्गत आती है? तो करेक्ट आंसर बनेगी आपकी बी, पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत। आंसर राइट आंसर बी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, एनसीसी की स्थापना कब होती है? आपको पता ही होगा 1948 में होती है, 1948 में। इनमें कौन जो है साहित्यक क्रिया नहीं है? बताइए साहित्यक क्रिया कौन नहीं है? तो एनएसएस नहीं है। कौन नहीं? एनएसएस नहीं है। अगला देखिए, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें डैश करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। आंसर करेक्ट डी बन जाएगा, काम में संलग्न कर देना चाहिए। अगला है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है बताइएगा? उच्चतर शिक्षा की अवधि आंसर करेक्ट सी बनेगा, 3 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 3 वर्षों की। अगला देखिए, एक विद्यालय में निम्नलिखित में कौन वांछित नहीं है? कौन वांछित नहीं है? दैहिक दंड वांछित नहीं है। आंसर करेक्ट सी बनेगा। अगला देखिए, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है बताइएगा? एक उत्तरदायी कारण है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। आंसर करेक्ट बी बनेगा आपका। अगला देखिए, विद्यार्थियों में अधिगम यानी सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी है? निर्देशित क्रियाएं। आंसर करेक्ट सी बन जाएगा आपका, निर्देशित क्रियाएं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है विद्यालय की पाठ्य सामग्री क्रियाओं का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर बनेगा कक्षा व्याख्यान। आंसर करेक्ट सी बनेगा। एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? बताइए कौन सी है? विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। आंसर करेक्ट डी बनेगा आपका। अगला देखिए, अधिगम यानी सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है?
सबसे बड़ा गुण है सीखने हेतु जिज्ञासा। आंसर करेक्ट डी बनेगा। कौन सा अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? कौन नहीं है? तो आंसर राइट आंसर डी बनेगा। खेलों का आयोजन नहीं करना। आंसर करेक्ट सी बनना, सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर डी, लाइब्रेरियन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण संस्थान में 2020 का लास्ट क्वेश्चन है, 2020 का लास्ट क्वेश्चन है कि जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे खुली शिक्षा की संस्था कहते हैं, है ना। करेक्ट आंसर इसका डी बनेगा। तो ऐसे हम लोग ने 2020 तक कंप्लीट किया। अब आते हैं 2021 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है इससे जुड़े इंपॉर्टेंट। चलिए, तो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2021 पे भी आ चुके हैं हम लोग, जिसमें पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज जो है यह जो हम लोग कर रहे हैं अभी 5वां सेक्शन कर रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का है ना। तो देखिए इसमें भी 2021 में क्या बना हुआ है क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से। देखिए ये खंड 5वां है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो वो क्या है बताइएगा। आंसर बनेगा आदर्शवाद। आंसर करेक्ट, राइट आंसर ए बनेगा, आदर्शवाद क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए अस्तित्ववाद मतलब समझते हैं। अस्तित्ववाद को एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है ना, जो स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पे जो केंद्रित होता है। यथार्थवाद मतलब, यथार्थवाद वो होता है ना, इसका मतलब है कि उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत की सत्य मानती है जिसका हम क्या है ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जैसे में आप देखिए पशु पक्षी मानव बल थल जल आकाश, ये सभी वस्तुओं को हम क्या करते हैं प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, इसलिए ये सभी सत्य हैं और वास्तविक है ना। और प्राकृतिकवाद तो आपको पता ही है, जो नेचुरल है वो प्राकृतिकवाद है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में शिक्षा के कौन से स्तंभों को जो है समाजशास्त्र से सहारा मिला है? बताइएगा कौन से स्तंभ को मिला है। तो करेक्ट आंसर बनेगा दूसरों के साथ शांति पूर्वक रहने के लिए सीखना। आंसर राइट आंसर डी बनेगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? बताइएगा कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आंसर करेक्ट आपका बी बनेगा। शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के ए, आर्टिकल 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के कानून लागू किए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? बताइए। शिक्षण जो है प्रभावशीलता निर्भर किस पे करती है? तो वह निर्भर करती है शिक्षक को विषय की समझ का होना, है ना। तो करेक्ट आंसर आपकी राइट आंसर डी बनेगी यहाँ पे। जैसे प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हो सकते हैं? जैसे उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति हो सकता है, छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सीखने और अवधारणाओं को समझने के लिए प्रेरित करना, है ना। छात्रों के लिए एक अनुकूल सीखने की माहौल की संरचना करना, और जैसे दिलचस्प शिक्षण रणनीति का उपयोग कर शिक्षा में विविधता लाना, दैनिक जीवन में उदाहरणों को संबंधित करते हुए सिखाई जा रही अवधारणाएं जोड़ना, और आगे सीखने के लिए छात्र को जिज्ञासा जागृत करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है ना, और उसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह कौन सा नियम है? बताइएगा। वह नियम है
अभ्यास का नियम, है ना। करेक्ट आंसर आपकी राइट आंसर डी बनेगी। इसे कहते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का मतलब क्या है? अभ्यास जो है कुशल बनाता है। अभ्यास क्या बनाता है? कुशल बनाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलता पूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित जो महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में हमें प्रदर्शित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति या आधुनिकीकरण। सबसे पहले क्या आएगी? तो पता है सबसे पहले आएगा धर्म, है ना। इसके बाद क्या आएगी? राजनीति, तब आएगा प्रजातंत्र, तब आधुनिकीकरण। तो आंसर करेक्ट हमारा क्या बनना है? राइट आंसर बी बन रहा है ना। करेक्ट क्या बनेगी? ऑप्शन बी। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से शुरू होता है। 1781 में तत्कालीन गवर्नर जो था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना किया गया। इसके बाद 1791 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। क्या करता है? कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को क्या मदद करता है? तो अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। करेक्ट आंसर आपकी राइट आंसर सी बन जाएगी यहाँ पे। अगला है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। क्या चीज की प्रक्रिया है बताइए? यह प्रक्रिया है अनुकूलता और परिवर्तन का। आंसर करेक्ट बी बनेगा आपका राइट आंसर बी। देखिए अगला है मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से शुरू किए गए हैं कि नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, है ना। करेक्ट आंसर आपकी ए बनेगी। मिड डे मील यह भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील MDM का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पोषण में सुधार करना और यह विद्यालय उपस्थिति और स्कूल में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? बताइए कौन से करेंगे? जो शोध अभिक्षमता रखता हो, है ना। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? SCERT की स्थापना कब होती है? बताना है। SCERT इसकी स्थापना होती कब है? तो करेक्ट आंसर आपकी बनेगी 1988 ईस्वी की होती है। SCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में होता है। और यह जो है राज्य सरकार का एक शाश्वत संस्था है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना होता है और पुस्तकों की व्यवस्था करना होता है और शिक्षक की परीक्षण देना और भी शामिल होता है इसमें। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रयोजन विधि जो है प्रतिपादित की जाती है। आंसर बनेगा किलपैट्रिक। प्रतिपादित की कौन किए? किलपैट्रिक। आंसर बनेगा राइट आंसर बी किलपैट्रिक। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक विषण को बेहतर तरीका है? शिक्षण का एक बेहतर तरीका है, बताइएगा कौन है? तो यह है सेमिनार और प्रयोजन। आंसर करेक्ट बी बनेगा यहाँ पे, सेमिनार और प्रयोजन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो यह है श्यामपट। इसमें क्या प्रोजेक्टेड एड वगैरह तो नहीं आती। तो करेक्ट आंसर आपकी राइट आंसर बी बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कि किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है?
किस परीक्षा में? तो यह जो होती है वस्तुनिष्ठ में। करेक्ट आंसर आपकी राइट आंसर डी बनेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था है, उस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? किशोरावस्था कहते हैं। करेक्ट आंसर सी बनेगी किशोरावस्था। जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स क्या होता है? जिज्ञासा मीन्स होता है जानने की इच्छा। करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? शिक्षण का उद्देश्य, तो शिक्षण का उद्देश्य है उपयुक्त सभी है, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों की अभिप्रेरित करना, ये दोनों बातें की है बी और सी। तो करेक्ट आंसर आपकी राइट आंसर डी हो गई। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है? कौन सी विधि है बताइएगा? तो ये सभी है। उद्देश्य की स्पष्टता, छात्र का अध्ययन और रुचि मापन। करेक्ट आंसर आपकी डी बनेगी। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, नैतिक मूल्य का। करेक्ट आंसर ए बन जाएगी। देखिए अगला है, निम्नलिखित में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? बताइए कौन है अनौपचारिक संस्था? खेल का मैदान। करेक्ट आंसर बी। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? तो इसका है अनुदेशात्मक। करेक्ट आंसर ए बनेगा अनुदेशात्मक। किसने कहा मनुष्य पूर्ण तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? कौन बोले हैं? विवेकानंद। करेक्ट आंसर सी बनेगा, विवेकानंद जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? कौन नहीं बताइएगा? करेक्ट आंसर आपका पपेट। आंसर डी बनेगा, पपेट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बने? डी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें, जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य क्या है इसका? इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है। करेक्ट आंसर आपका डी बनेगा। आपने देखा 2021 का, अब आते हैं देखते हैं कि 2022 में क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। चलिए 2022 का भी डील कर। तो देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2022 के भी सेक्शन पे आ चुके हैं। चलिए 1 2 3 4 ये तो करा चुके हैं, 5 नंबर हम लोग कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है 2022 में टीचिंग एप्टीट्यूड से। सेक्शन 5 नंबर है इसका। देखिए क्या है, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। क्वेश्चन है इसमें कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल से लिया गया कुल समय कितना है? बताइए कितना समय है? तो वह समय है 36 मिनट। करेक्ट आंसर बनेगा आपका सी, 36 मिनट है। अगला देखिए, विकास का अर्थ क्या है? बताइए विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। करेक्ट आंसर ये बनेगा गुणात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है? कौन किए थे? तो डॉक्टर महबूब उल हक किए थे। करेक्ट आंसर सी बनेगा डॉक्टर महबूब उल हक। अगला देखें, शब्द जो है शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? तो बच्चों को समझने के लिए। करेक्ट आंसर डी होगा, बच्चों को समझने के लिए। देखें कि सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार के बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? किसका किया जाना चाहिए? तो यह है स्तुति का। करेक्ट आंसर डी होगा स्तुति। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्या है? तो एक जो हिस्सा है वह है पाठ्य चर्चा। करेक्ट आंसर ए बनेगा पाठ्य चर्चा। अगला प्रश्न देखिए कि यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है, क्या नाम है? करेक्ट आंसर बनेगा बिना बोझ के सीखना। आंसर राइट आंसर बी होगा, बिना बोझ को सीखना। अगला देखिए, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? क्या है यहाँ पे अर्थ? तो इसका अर्थ है इच्छा सीखने के परिणाम। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, इच्छित सीखने के परिणाम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? भीड़ भाड़। करेक्ट आंसर बनेगा सी, भीड़ भाड़ नहीं है। लक्षित निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है, निराशा।
करेक्ट आंसर बनेगा ए निराशा। इनमें कौन सा कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, बताइए कौन है। करेक्ट आंसर बी होगा तरीका। अगला देखिए अनुसा अनुशासन अनुशासनात्मक शब्द डैश को प्रबंध तकनीक कहा जाता है। किसको कहते हैं, तो यह कहते हैं योजना को। करेक्ट आंसर डी बनेगा योजना। अगला देखिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सा एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, कौन है, समस्या समाधान। करेक्ट आंसर डी बनेगा समस्या समाधान। अगला देखिए शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूल व्यवहार का अध्ययन करता है, अवलोकन का। करेक्ट आंसर ये बनेगा अवलोकन। अगला देखिए नैतिकता किसका विज्ञान है, नैतिकता किसका विज्ञान है, तो यह है आचरण का। करेक्ट आंसर सी बनेगा आचरण का। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चों का गुण क्षमता नहीं है, कौन नहीं है, तो शुद्धता। करेक्ट आंसर डी बनेगा शुद्धता। अगला देखिए TLM का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, TLM किसके लिए किया जाना चाहिए, तो यह सीखने की सुविधा के लिए। करेक्ट आंसर डी होगा। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, क्या है वह, तो वह है प्रत्यक्ष अनुभव। आंसर बी होगा। एक शाश्वत विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा, तो यह बढ़ावा देगा योग्यता को। आंसर सी बनेगा। छात्रों के स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, तो यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकास होगा। करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला देखिए स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, तो स्वयं शिक्षा के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। करेक्ट आंसर बी बनेगा स्वयं। अगला प्रश्न देखिए कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उनकी, तो उनकी भूमिका एक लोकतांत्रिक नेता की तरह होनी चाहिए। आंसर ए बनेगा। प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक गुण है, क्या है उनकी गुण, तो कुशल प्रशासक। आंसर बी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। करेक्ट आंसर ए बनेगा। देखिए चरित्र का विकास होता है, किसके द्वारा होता है चरित्र का विकास, तो ये सभी मतलब इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता के द्वारा और आचरण एवं व्यवहार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा। वैसे हम लोग ने 2022 को भी खत्म किया, अब आते हैं 2023 जो लास्ट सेक्शन है हम लोग का। तो चलिए 2023 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए आ चुके हम लोग बिहार प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार CT BED एग्जाम 2023 पहला दूसरा तीसरा और चौथा सेक्शन हो चुकी है। पांचवा सेक्शन हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली कर रहे हैं। ये लास्ट सेक्शन भी है हम लोग का और लास्ट सेशन भी है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं इसमें, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का कहाँ से स्टार्ट है। देखिए इसमें कुछ बताया नहीं, सीधे हम लोग का स्टार्ट करते हैं 96 से, क्योंकि हम लोग 96 सभी में करे हैं, क्योंकि ये तो जीके क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित में कौन कालानुक्रम व्यवस्थित है, जो अफगानिस्तान को सोवियत आक्रमण, बर्लिन की दीवार का गिरना, ये सब क्या है, ये सब तो हमारा क्वेश्चन कैसा है जीके GS वाली है। चलिए क्या है, कानून का शासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून का शासन महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका डी। ये सभी मतलब यह प्रशासनिक के नियंत्रण सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है और यह नियम जो है विनिमय निर्धारित करता है। अगला है डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य के प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा संसाधन। आंसर राइट आंसर बी होगा। देखिए अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, किससे संबंधित है,
तो प्राथमिक स्तर से। आंसर बी बनेगा। भावनाएं एवं अनुभूति एक दूसरे से या एक दूसरे के डैश हैं, तो आंसर बनेगा एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ बुने हुए, है ना। आंसर सी बनेगा। दर्शन के 4 मुख्य भाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान और डैश है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, तर्क है। राइट आंसर बी। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों है, तो ये सभी। करेक्ट आंसर डी बनेगा, उपयुक्त सभी। देखिए क्या है, शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु, तो करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला देखें, स्पोजियम एक प्रकार से है। स्पोजियम क्या है, तो एक प्रकार से चर्चा विधि है। करेक्ट आंसर बी होगा। NEP की नई पाठ्य चर्चा संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं, कौन सी है, कक्षा 6 से 8 शामिल है। देखिए NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है। तो देखिए निम्नलिखित कथन पे आप विचार करिएगा ना, तो करेक्ट आंसर आपका ए बनेगा। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। मतलब अभिगम्यता, उसके बाद सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता, तब पहुंच, तो आंसर बनेगा आपका डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें कि ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, तो वास्तविकता की खोज। करेक्ट आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आंसर बनेगा ए, वाणिज्यिक बैंक। राइट आंसर ये होगा। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, कौन थे पहले भारतीय, KD यादव। आंसर डी बनेगा, KD यादव। शिक्षक किस अर्थ में परामर्श दाता नेतृत्व प्रदान करते हैं, किस अर्थ में करते हैं, तो वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करते हैं, तो आंसर डी बनेगा। टीम निर्माण के दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। क्या सीखते हैं, कि अनुकरण और अनुकरण विधि दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए शिक्षक शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है ये सभी: उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण करना, डेटा का संरक्षण करना। आंसर डी बनेगा। सीखना हो सकता है, क्या हो सकता है, सिखाना हो सकता है। सिखाना औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकता है। करेक्ट आंसर सी बनेगा आपका। अगला देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए, तो यह छात्रों को सिखाने की प्रतिफल में। करेक्ट आंसर डी बनेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, यह यात्रा है इनमें सभी: ज्ञात से अज्ञात, ठोस से सा या सरल से जटिल, तो आंसर डी बनेगा। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, यह जीवित प्राणियों की। करेक्ट आंसर डी बनेगा। सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, क्या करते हैं ये, समान तरह की परिस्थितियां। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, पाठ्य चर्चा है, क्या है पाठ्य चर्चा, तो आंसर बनेगा डी, संस्थान की समग्र गतिविधियां। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य चर्चा की प्रकृति है, बताइए कौन सी है, ये सभी हैं: रचनात्मक, गंभीर और रूढ़िवादी। आंसर बनेगा डी। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, समन्वय को। आंसर ए बनेगा, समन्वय। उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत हैं, तो यह है व्यवहारवाद के। आंसर सी बनेगा। एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है, वह श्रोता है ध्यान भंग का प्रतिरोध करना। आंसर करेक्ट ए बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।